Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indian Railway Board Chairman Jaya Verma Sinha. तो जानेंगे इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा बनी इनके बारे में. Jaya Verma Sinha has become the first woman to lead the railway board in the railway board 118-year history, the top decision-making body for India Ministry of Railway. जो जया वर्मा सिन्हा है वो पहली वुमेन बन गई है जो कि लीड करेगी इंडियन रेलवे बोर्ड को. इंडियन रेलवे बोर्ड के 118 ईयर के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, उसका हेड वुमेन बनी है. इंडियन रेलवे के बारे में हम जान लें. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फाउंडेड इन 1905, हेडक्वार्टर इन रेल भवन न्यू दिल्ली, function as the statutory authority of Indian Railway, a monopoly in rail transport. The chairman and CEO of Indian Railway Board lead this organization. जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इसको फाउंड किया गया था 1905 में. इसका हेडक्वार्टर रेल भवन न्यू दिल्ली पे है. ये काम करता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के रूप में इंडियन रेलवे के अंतर्गत. ये एक मोनोपोली बिजनेस होल्ड करता है रेल ट्रांसपोर्ट को लेके. जो चेयरमैन और सीईओ है रेलवे बोर्ड के, वो लीड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन रेलवे बोर्ड. In 1901, on the recommendation of Sir Thomas Robertson Committee regarding the administration and working of the railway, an early version of the railway board was constituted. It initially had 3 members. 1901 में रिकमेंडेशन पे सर थॉमस रॉबर्टसन कमिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और वर्किंग को लेके रेलवे का एक जो अर्ली वर्सन था रेलवे बोर्ड का, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था. यही इनिशियली इसमें 3 मेंबर थे. 1921 में रेलवे बोर्ड को रिऑर्गेनाइज किया गया और जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे थे उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो टेक्निकल डिसीजन ले सके और एडवाइज कर सके गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर को लेके. दिसंबर 2019 में यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि वो रिड्यूस करेंगे जो साइज है बोर्ड का एज से उसको 5 करेंगे. और ये डिसाइड किया गया कि मर्ज किया जाएगा अलग अलग कैडर को सिंगल रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पे. ये जो रिस्ट्रक्चर किया गया रेलवे बोर्ड को, ये कंप्राइज करता है चेयरमैन को जो कि काम करेंगे सीईओ के रूप में, और 4 मेंबर होंगे जो कि देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, रोलिंग स्टॉक और फाइनेंस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड रेल ऑफ कोलकाता मेट्रो रेलवे. जो मेट्रो रेलवे है उसको तीसरा रेल भी कहा जाता है कोलकाता का. तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में, क्योंकि पीआईबी का न्यूज है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. Kolkata Metro Railway, India's first metro system built by Indian Railway, had decided to replace its steel third rail with a composite aluminum third rail. जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है जो कि इंडिया का पहला मेट्रो सिस्टम है जिसको बिल्ड किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, उसने डिसाइड किया कि वो रिप्लेस करेंगे अपने स्टील थर्ड रेल को कंपोजिट अल्युमिनियम थर्ड रेल से. स्टील वाले को रिप्लेस किया जाएगा अल्युमिनियम वाले से. This move aligned Calcutta Metro with prestigious international metro system like those in London, Moscow, Berlin, Munich and Istanbul, which have also made the shift from steel to aluminium third rail. और ये जो मूव है ये अलाइन कर रहा है कोलकाता मेट्रो का जो प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मेट्रो सिस्टम है, जैसे कि आपका लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिच, इस्तांबुल से, जिन्होंने शिफ्ट किया था अपने स्टील से अल्युमिनियम थर्ड रेल की ओर को. द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट अल्युमिनियम थर्ड रेल ओवर द स्टील थर्ड रेल इंक्लूड. क्या एडवांटेज है कंपोजिट अल्युमिनियम थर्ड रेल का स्टील थर्ड रेल के ऊपर? रिडक्शन इन रेसिस्टिव करंट लॉस एंड इंप्रूव ट्रांजैक्शन वोल्टेज लेवल ड्यू टू लोअर रेजिस्टेंस ऑफ अल्युमिनियम कंपेयर टू स्टील. ये कम कर देता है जो रेजिस्टिव करंट लॉस होता है उसको, और इंप्रूव करता है ट्रैक्शन वोल्टेज लेवल को लो रेजिस्टेंस के कारण अल्युमिनियम का कंपेयर करेगा हम स्टील से. तो इंप्रूव एक्सेलरेशन विथ सेम रोलिंग स्टॉक, और ये जो एक्सेलरेशन है उसको इंप्रूव कर देता है सेम रोलिंग स्टॉक के साथ. Reduce maintenance and life cycle costs, including less frequent painting and dimension measurement of the third rail, as well as prevention of rust related damage. ये रिड्यूस करता है जो मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कॉस्ट है, जिसमें कि कम फ्रीक्वेंट पेंटिंग और डायमेंशन मेजरमेंट की खर्चा आती है थर्ड रेल को लेके. साथ साथ ये प्रिवेंट करता है रस्ट रिलेटेड डैमेज को भी. ये इनहेंस करता है एफिशिएंसी को ट्रेन के ऑपरेशन को लेके. सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, और रिड्यूस करता है ये कार्बन फुटप्रिंट को भी. इंप्रूव करता है ट्रेन के हेडवे को, जिसके कारण बेटर ट्रेन का शेड्यूल हो जाता है और ऑपरेशन हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फंड सिक्योर डील टू स्लैश एचआईवी ट्रीटमेंट प्राइस. जो ग्लोबल फंड है उन्होंने सिक्योर कर लिया है डील को ताकि स्लैश किया जा सके एचआईवी ट्रीटमेंट के प्राइस को. जानेंगे इसके बारे में. ग्लोबल फंड हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट विद जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर to significantly reduce the price of an advanced HIV drug named TLD.
तो जो ग्लोबल फंड है उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के साथ, ताकि वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सके जो प्राइस है एडवांस एचआईवी ड्रग का, जिसका नाम है टीएलडी। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है नाम मेंशन करके। दिस डील विल अलाउ द ड्रग टू बी प्रोवाइडेड फॉर अंडर $45 पर पर्सन पर ईयर, मेकिंग अ 25% रिडक्शन इन कॉस्ट। और ये जो डील है ये अलाउ करता है ड्रग को कि प्रोवाइड किया जाए $45 में पर पर्सन पर ईयर को, ताकि 25% रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में। टीएलडी विल कंटेन 3 एसेंशियल ड्रग फॉर एचआईवी ट्रीटमेंट, टेनोफोविर, डिसोप्रोक्रिक फोमेरेट, लेमिविडिन और डोल्टागविर। ये जो आपका टीएलडी है ये कंटेन करता है 3 इसेंशियल ड्रग को एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए, जैसा कि इसका नाम है। तो वो कौन कौन सा है? तो पहला है आपका टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट, दूसरा है आपका लेमिविडाइन और तीसरा है आपका डोल्टाग्राविर। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको रिकमेंड किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये प्रीफर किया जाता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे एचआईवी के लिए एडल्ट और एडोलेसेंट में। इसके इफेक्टिवनेस को देखते हुए कि ये सप्रेस करता है वायरस को, इसका बहुत कम साइड इफेक्ट है और आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। ग्लोबल फंड के बारे में भी हम जान लें। ग्लोबल फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 टू रेज एंड डिसबर्स फंडिंग फॉर प्रोग्राम दैट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एचआईवी, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। जो ग्लोबल फंड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 पे, ताकि रेज किया जा सके और डिस्पर्स किया जा सके फंडिंग को, जो प्रोग्राम है जो कि रिड्यूस करता है इम्पैक्ट को एचआईवी, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया का लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। ग्लोबल फंड रेज एंड इन्वेस्ट $4 billion a year to fight this disease। ग्लोबल फंड जो है ये रेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं $4 billion प्रत्येक साल फाइट करने के लिए इस डिजीज से। जो मेजोरिटी है ग्लोबल फंड फाइनेंशियल सपोर्ट का वो आता है पब्लिक रिसोर्स से। मोर देन 80 कंट्रीज जो है उन्होंने प्लेज लिया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल फंड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट जीरो प्लेज ऑफ बिग ऑयल कंपनी। तो जो नेट जीरो प्लेज लिया गया था बिग ऑयल कंपनीज के द्वारा, जानेंगे इसके बारे में हम। A report by Greenpeace Central and Eastern Europe has found that European big oil company failed to fulfill their net zero pledge in 2022। एक जो रिपोर्ट है आपका ग्रीन पीस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का, इसमें पाया गया है कि जो यूरोप की बिग ऑयल कंपनीज है वो पूरा नहीं कर पाई है फुलफिल अपने जो नेट जीरो प्लेज उन्होंने लिया था 2022 में। की हाईलाइट क्या है? 12 लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी इन यूरोप प्रोड्यूस ओनली 0.3% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल, विद द रेस्ट कमिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस। जो 12 लार्जेस्ट ऑयल और गैस कंपनी है यूरोप की, ये प्रोड्यूस करती है सिर्फ 0.3% उनके एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्सेस है, बाकी जो रेस्ट है वो आपका ऑयल और गैस के माध्यम से आता है। While this company reported a 75% increase in profit and 20% increase in revenue in 2022, their investment in green energy only rose by 37%। ये जो कंपनी है रिपोर्ट किया गया कि 75% इंक्रीज देखा गया इनके प्रॉफिट में, 70% इंक्रीज था इनके रेवेन्यू में 2022 के दौरान, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन एनर्जी को लेके वो सिर्फ 37% ही बढ़ा। इट कॉल फॉर स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन फॉसिल फ्यूल कंपनी, इंक्लूडिंग मैंडेटरी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डीकमिशनिंग ऑफ नॉर्थ सी इंफ्रास्ट्रक्चर। और कहा गया है स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशन की आवश्यकता है फॉसिल फ्यूल कंपनी के ऊपर, जिसमें कि मैंडेटरी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डीकमीशन किया जाए नॉर्थ सी इंफ्रास्ट्रक्चर को। The report also urged government to establish a detailed roadmap for phasing out oil and gas across Europe and to increase regulation on international oil company, including banning advertising। और ये जो रिपोर्ट है ये रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि वो इस्टेब्लिश करे एक डिटेल रोड मैप को, ताकि फेज आउट किया जा सके ऑयल और गैस को पूरे यूरोप से, और इंक्रीज किया जा सके रेगुलेशन को इंटरनेशनल ऑयल कंपनी को लेके, जिसमें कि बैन करने की बात कही गई है एडवर्टाइजिंग को। नेट जीरो प्लेज क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। नेट जीरो प्लेज आर ए गोल टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंक्रीजिंग। जो आपका नेट जीरो प्लेज है ये एक गोल है ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कार्बन का एटमॉस्फेयर पे, उसको बढ़ने से रोका जा सके, उसी का प्लेज को ये कहा जाता है। ये रिक्वायर करता है कि रिड्यूस किया जाए ह्यूमन कॉज एमिशन को, जैसे कि जो होता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल के कारण, और क्लोज टू जीरो लाया जा सके इसको अगर पॉसिबल हो पाए तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू स्पीसीज ऑफ लीफ इंसेक्ट। तो जो नया स्पीसीज मिला है लीफ इंसेक्ट का, इसके बारे में हम जानेंगे। An international research team has identified 7 previously unknown species of leaf insect, also known as walking leaf। जो इंटरनेशनल रिसर्च टीम है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 7 प्रीवियसली अननोन स्पीसीज को लीफ इंसेक्ट का, जिसको कि हम वॉकिंग लीफ के नाम से भी जानते हैं। These insects belong to the stick and leaf insect order, which are known for their remarkable camouflage that makes them appear like part of plant, such as twigs, bark or leaves.
दिस डिस्कस ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर एंड पोस्ट चैलेंज फॉर रिसर्चर। ये जो इंसेक्ट है ये बिलोंग करता है स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट ऑर्डर को, जो कि जाने जाते हैं अपने रिमार्केबल कैमोफ्लेज के कारण, जो कि उनको अपीयर कराता है जैसे कि वो पार्ट है प्लांट के, जैसे कि ट्विग हो गया, बार्क हो गया या लीव्स के जैसा ही। ये जो डिस्गिस है ये ऑफर करता है उनको प्रोटेक्शन उनका प्रीडेटर के खिलाफ, और इस कारण ये एक चैलेंज हो जाता है रिसर्चर के लिए, क्योंकि वो उनको खोज पाना भी एक कठिन हो जाता है। Genetic analysis play a key role in identifying these cryptic species that cannot be differentiated based only on their external appearance। और जो जेनेटिक एनालिसिस है ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए इन क्रिप्टिक स्पीसीज को, नहीं तो इनको डिफरेंशिएट कर पाना एक्सटर्नल अपीयरेंस के रूप में पूरी तरीके से काफी कठिन होता है। ये आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। लीफ इंसेक्ट जो है वो टॉपिकल इंसेक्ट है जो कि रिसेंबल करता है लीफ के जैसे, ताकि अवॉइड किया जा सके प्रीडेटर को। ये काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है स्टिक इंसेक्ट के जैसा, और इनको हम जानते हैं उनके रिमार्केबल कैमोफ्लेज के कारण। लीफ इंसेक्ट जो है ये पाए जाते हैं एशिया में, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया और जो आइलैंड है इंडियन ओशियन के, वहां पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेड सैंड बोआ। तो हम जानेंगे रेड सैंड बोआ के बारे में। A report by Wildlife Conservation Society India has highlighted 172 incidents of seizure involving the red sand boa between 2016 and 2011 in India। एक जो रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया का, इसमें हाईलाइट किया गया कि 172 इंसिडेंट है जिसमें कि सीज किया गया था, जो इन्वॉल्व करता है रेड सैंड बोआ को 2016 से 2021 के दौरान भारत में। The report aims to shed light on the illegal trade of red sand boa, particularly online, to raise awareness and prevent further illegal collection and sale of this species। ये जो रिपोर्ट है इसका मकसद है शेड करना लाइट को जो इलीगल ट्रेड हो रहा है रेड सैंड बोआ का, पार्टिकुलरली ऑनलाइन, और रेज करना अवेयरनेस को और रोकना फर्दर इलीगल कलेक्शन को और सेल को इन स्पीसीज का। की हाईलाइट क्या है? द रिपोर्ट रिवील दैट इलीगल सैंड बोआ ट्रेड ऑकर इन 18 इंडियन स्टेट एंड 1 इंडियन टेरिटरी स्पैनिंग 87 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट। ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करता है कि जो इलीगल सैंड बोआ का ट्रेड है वो आपका 18 इंडियन स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी पे हो रहा है। ये जो है स्पेंड कर रहा है 87 डिस्ट्रिक्ट में पूरे कंट्री के, और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट नंबर इस टाइप के इंसिडेंट का। The report recommends that local and international conservation organization conduct research to better understand the illegal reptile trade। और ये जो रिपोर्ट है ये रिकमेंड कर रहा है कि जो लोकल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसर्च करे, ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके कि क्या रीजन है इस टाइप के इलीगल रेप्टाइल के ट्रेड के पीछे का। इसमें सजेस्ट किया गया कि डेवलप किया जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम को जर्नलिज्म स्टूडेंट के लिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके इन्फॉर्म मीडिया स्टोरी को इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेके, और इंक्रीज किया जा सके अवेयरनेस को और रिड्यूस किया जा सके मिस इन्फॉर्मेशन को। अब हम रेड सैंड बोआ के बारे में जान लें। जो रेड सैंड बोआ है जिसको कि हम राइक्स जोइनी भी कहते हैं, ये एक नॉन वेनोमस स्नेक है जो कि रहते हैं ड्राई पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। ये जाने जाते हैं इंडियन सैंड बोआ के रूप में। ये जो रेड सैंड बोआ है ये थिक सेट स्नेक है जो कि यूजुअली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इनको हम जानते हैं इनके ब्लंट टेल के कारण, जो कि यूज होता है मिमिक करने के लिए इसके हेड को, जब ये सेंस करते हैं कोई खतरा को। तो क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विथ अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड। और इसको क्लासिफाई किया गया है नियर थ्रेटन कैटेगरी पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, और इनका जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है। रेड सैंड बोआ इज हाईली sought after its illegal wildlife trade due to its demand in the pet trade and is used in black magic। और जो रेड सैंड बोआ है ये काफी ज्यादा डिमांड पे है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो इसका डिमांड है पेट ट्रेड के रूप में, और इसका उपयोग होता है ब्लैक मैजिक में। इस कारण भी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.